बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक कमेंट से मैं इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ। मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा और बात बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही है। यानी निम्स अस्पताल में जो मशीन ख़राब है उसने बताया कि इमरान खान ठीक है। बस यही सारे सिस्टम की कहानी है। जिन लोगों से पाकिस्तान में निज़ाम चल नहीं रहा, जिन्होंने मईशत तबाह कर दी है, वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने खराबी की थी। जिन लोगों ने दहशतगर्दी को लाकर पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह कर दिया है, दहशतगर्दों को बसा कर, वो ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान की वजह से बड़ी बदअमनी हो गई है। जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने मुल्क के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके खा लिया, जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, वो ये बताते हैं कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन है। जिस तरह पिम्स की खराब मशीन बताती है कि इमरान खान ठीक है, बस ऐसे ही इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। यही है असल कहानी एक लाइन में। तो नादरीन, अब बुनेर में बड़ी तादाद में अवाम निकल आई। यानी जहां पे सुहेल अफरीदी जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ, ये चीज आप जरा सुने। सुहेल अफरीदी ना वहां पे 50-50, 60-60 अरब के प्रोजेक्ट्स के ऐलानात कर रहा है। और सुहेल अफरीदी के ऐलानात के ऊपर लोगों की तवज्जो कितनी है, ये जरा वज़ीर आला के ऐलानात सुने और उसके ऊपर लोगों का रद्द-ए-अमल देखें कि लोग चाहते क्या हैं। यदि 50 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 10 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 20 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। यानी यार नवाज शरीफ साहब जाके कहते थे कुर्बान, आप पे 400 अरब कुर्बान, मेरे फलाने शहरियों के ऊपर 200 अरब कुर्बान। नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 40 शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने चाहिए थे, क्योंकि जहां पे भी नवाज शरीफ जाता था वहां मोटरवे और एयरपोर्ट्स लेकर जाता था। तो मोटरवे तो लाहौर इस्लामाबाद वाली बनाई है, या एक इसने नवाज शरीफ ने बनाई है हजारा वाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुराद सईद ने जितनी मोटरवे बनाई वो नवाज शरीफ की 2 या 3 टर्मों से ज्यादा मोटरवे बनी हुई थी, और उसके अखराजात भी कम थे, उसकी क्वालिटी भी बेहतर थी। ये फैक्ट्स मैं किसी दिन आपके सामने शेयर करूंगा। ये बिला वजह कहते हैं जनाब मोटरवे नवाज शरीफ ने दी है। वो पहली मोटरवे थी जो बेनजीर भुट्टो ने उसको काफी चौड़ी मोटरवे बनाने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ ने आके उसकी चौड़ाई कम करके उसका इफ्तिताह कर दिया फटाफट और अपने खाते डाल ली। तो अब ये कहते हैं जी मोटरवेज हमने बनाई है। ज्यादातर मोटरवेज नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है, और जो मुश्किल मोटरवेज है वो नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है। बाकी लोगों ने भी बनाई है, सारा कुछ अपने खाते में नहीं डालना चाहिए। अब नाजरीन ये जरा देखें, सुहेल अफरीदी ने जब लोगों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए तो लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था, और जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाना है तो लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था, ये जरा सुने आप। देख लो, सुन लो, तकरीबन 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहा हूं, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा। इमरान खान चाहिए इनको। मेरे पाकिस्तानियों, तो ये लोग इमरान खान की आवाज सुनने आते हैं जलसे में। वहां स्पीकर पे इमरान खान की पुरानी आवाज सुनाई जाती है, उसकी तकरीर सुनाई जाती है। लोग वो सुनना चाहते हैं, लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, लोग इमरान खान को वापस लेना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। और यही लोगों की अब ख्वाहिश है। आप जो मर्जी लोगों को, आप सोने के प्लेट के अंदर भी लोगों को खाना देंगे ना, तो लोग आपसे कहेंगे जी इमरान खान किधर है। जिन्होंने पूछना है, जिनको शऊर मिल गया, वो आपको यही कहेंगे। हसीना वाजिद ने इकोनॉमी जबरदस्त कर दी थी अपने मुल्क की, लेकिन लोगों ने कैसे जूते मार के भगाया। इकोनॉमी तो वहां पे बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान के अंदर आप इकोनॉमी को अगर बेहतर कर भी नहीं, अव्वल तो आपसे होनी नहीं है, आप नालायक है, निकम्मे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। ना ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ना इनकी कोई आवाम में जड़े हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमी बेहतर भी कर दें तो क्या आप इमरान खान से जान छुड़ा लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कर ही नहीं पाएंगे। और इकोनॉमी ना चलने की वजह से, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि 3 फैक्टर्स हैं, इनमें से जब भी 2 इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाथ जोड़ लेगी अवाम के सामने, और फिर पाकिस्तानियों को इलेक्शन भी मिल जाएगा, इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी। 3 में से 2 फैक्टर। एक, ये माशी दबाव इतना ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है। अब बाकी 2 फैक्टर रह गए थे, उन दोनों में से कोई एक भी एक्टिवेट हो जाए तगड़े तरीके से तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। एक फैक्टर था अवामी दबाव, दूसरा था बैरूनी दबाव। अब ना तो बैरूनी दबाव आ रहा है, ना ही अवामी दबाव आ रहा है। इन दोनों में से एक दबाव भी आ गया तो माशी दबाव इस कदर ज्यादा है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाएगी, जैसे सिस्टम पहले ही कोलैप्स कर चुका है। तो नाज़रीन, बुनेर में और हंगू में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। जैसे कि अरीबा खानम को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उससे ज्यादा अब सुहेल अफरीदी को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2-4 दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। इसका एक और मतलब आप लीजिए कि कोई गांव है, देहात है, दूर दराज का इलाका है, कबायली एरिया है, कोई भी जगह है, खबर फौरन पहुंचती है। डिजिटल मीडिया का ये कमाल है और सोशल मीडिया का ये कमाल है कि फौरी तौर पर खबर पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचती है। आप खबर को रोक नहीं सकते। वजीर आला जब वहां पहुंचा तो उसको माजी की तरह जाके बताना नहीं पड़ा कि ये हो गया, वो हो गया, इस्लामाबाद में कुछ नहीं। लोग पहले से ही सारा कुछ जानते हैं और लोग तहरीक बनाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। इमरान खान साहब ने बड़े सख्त अहकाम भी जारी किए हुए हैं, और वो अहकाम मिल गए हैं सुहेल अफरीदी को भी, जुनैद अकबर को भी, कि इन दोनों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, माजी में तो जुनैद अकबर साहब का ये था कि मुझे अली अमीन गंडापुर काम नहीं करने देता, या अली अमीन गंडापुर रुकावट है। अब तो वो रुकावट भी नहीं है, तो उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर अब काम करना पड़ेगा जुनैद अकबर साहब को भी, और जो सुहेल अफरीदी है उनकी तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। अब बहुत सारे और जो एमएनए इमरान खान साहब के बेनिफिशियरीज हैं वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे।
वो नजर आने चाहिए कि वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। जो पुराने एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े बेनिफिशरीज हैं, पंजाब के अंदर भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा जब ये 2024 का इलेक्शन हो रहा था तो पंजाब में भी उम्मीदवार निकल आए थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी निकल आए थे, चोरी चोरी कंपेन्स कर रहे थे, वीडियोस भिजवा रहे थे सोशल मीडिया को, हमारी वीडियो चलाएं, सोशल मीडिया से प्रोजेक्शन मांग रहे थे कि हमारी एक्टिविटीज को दिखाया जाए, बताएं लोगों को, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। लेकिन वो सारे लोग कहां गए? देखिए ना, अपना इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, पूरा जोर लगा दिया था। 2024 में हर तरह का उन्होंने खतरा लिया था, उस वक्त फस्तायत बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज वो लोग दिखाई नहीं देते। कौन कंपेन चल रहा है पूरे पंजाब के अंदर? दिखाएं ना कहां पे कोई बड़े पैमाने पे कंपेन हो रही है, लोग घुसे हुए हैं शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, देहातों के अंदर, गलियों मोहल्लों के अंदर, चंद एक लोगों को छोड़ के कोई काम ही नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी आपको नजर आ जाता है, उसके अलावा कौन काम कर रहा है? कहां पे गली मोहल्लों के अंदर कंपेन हो रही है? कौन कौन सा उम्मीदवार अपने अपने हल्के में निकला और लोगों को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आगाही दे रहा है? कोई भी नहीं निकला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये आटे में नमक के बराबर है और ये कुछ भी नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी डिस्करेज किया जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि सारे अपने अपने हलकों में निकल जाएं, एमपीएस अपने हलकों में पहुंचे, एमएनएस अपने हलकों में पहुंचे, टिकट होल्डर्स जिन्हें फॉर्म 47 के मुकाबले में हरा दिया गया उनको भी चाहिए कि वो भी सारे अपने हलकों में पहुंचे, अपने लोगों को अंगेज करें, लोगों को तैयार करें कि हमने निकलना है, हमने एहतजाज करना है, किसानों की तहरीक चल रही है उसको सपोर्ट करें, बाकी चीजों को। तो फिर ये आप लाखों लोग जो मिलियंस के अंदर आप लेकर जा सकेंगे। अदरवाइज फिर आप इतने बड़े पैमाने पे लोगों को कैसे ले जाएंगे? एक और मसला भी है, पीटीआई की फंडिंग का मसला। पीटीआई को ये सब करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग चाहिए। पीटीआई की सबसे बड़ी फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वोटर और सपोर्टर ही देते हैं। कोई और बाहर से तो इनको इधर उधर फंडिंग आती नहीं है, या ओवरसीज पाकिस्तानी इनको फंडिंग देते हैं। अब उसके लिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी तक कोई खातिर ख्वाह काम शुरू नहीं किया गया। यानी स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे ये एक्टिविटीज तो हो रही हैं, लेकिन जो इनको खर्चा चाहिए होगा, जो इनको पैसा चाहिए होगा, अगर आपने बहुत बड़े पैमाने पे आप मिलियंस लोगों को अगर लेकर जाना चाहते हैं इस्लामाबाद, तो आपका रोजाना का खर्चा जो है वो लगभग 10 करोड़ 20 करोड़ तक का आपका खर्चा, या हो सकता है इससे ऊपर नीचे आपका खर्चा हो। तो इतना खर्चा करने के लिए पैसा किधर है? वो पैसा भी तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा कि इतने सारे लोगों का खाना है, चलना फिरना है, उनके वॉशरूम्स हैं, बाकी चीजें हैं, ये सब आप कैसे अरेंज करेंगे? इसके लिए आपको बड़े पैमाने पे फंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक मैं इंटरनली भी चेक करता रहता हूं मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो अभी तक यहां पे कोई इस किस्म की एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। अलीमा खानम के हवाले से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि उन्हें जनाब खान ने मना कर दिया कि आपने कोई किसी किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चलानी। देखिए, इमरान खान मना करे या ना करे, वो इमरान खान की बहन है और उनका यह हक है कि वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी रखें, और हर शख्स का यह हक है कि वो आवाज उठाए जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए। और अलीमा खानम को निकलने से तो कोई मना नहीं कर सकता कि वो इमरान खान के लिए निकले, कोई मना नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जाती भी नहीं है, कभी हमने उनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी नहीं देखा। वो बतौर बहन निकलती है, वो बतौर पॉलिटिकल लीडर नहीं निकलती। लेकिन इमरान खान साहब सख्त खिलाफ भी हैं मौरूसियत के, ये भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल में अलीमा खानम के मामले में क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बता पाऊंगा डायरेक्टली बात करके कि इन लोगों के साथ हुआ क्या। ये मुझे अभी पता चला है कि अलीमा खानम अभी ये पिछले 1-2 इश्यूज के अंदर ये नहीं शामिल हो पाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी चीजों में, और वो इसलिए कि वो कराची गई हुई थी और किसी जरूरी वजह से वो कराची गई हुई थी, उनकी कोई फैमिली का कोई इशू था, तो वो कराची गई हुई थी और के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन के बारे में मिली। नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताता हूँ कि क्या होगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज है, अलीमा खानम की ओपिनियन थी, लेकिन बात तो वही होती है ना जो अक्सरियत की होती है। जो बात तय हो जाती है फैमिली में और पार्टी में, वही असल बात होती है जो बाहर आती है। फिर वो अलीमा खानम भी अपने मुंह से वही बात करती हैं। लेकिन जाती हैसियत में उनकी ओपिनियन थी कि सुप्रीम कोर्ट को हम ये क्यों लिख कर दें कि जनाब हम अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये उनकी जाती हैसियत में ओपिनियन थी। लेकिन फिर पार्टी ने और सबने मिलकर फैसला किया कि नहीं, इस वक्त जो भी हमसे मांगी जा रही है अंडरटेकिंग हम दे देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जिंदगी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मामले को ऐसे देखते हैं। मंगल को वो वैसे भी अडियाला जेल के बाहर आ जाएंगी, परसों आप देख लें, एक दिन बीच में रह गया, इंतजार करें, मंगल को वो अडियाला जेल के बाहर आएंगी, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि अलीमा खानम क्या कहती हैं, किस तरह से बात करती हैं और क्या बात करती हैं। ये आपके सामने आ जाएगा, वक्त बता देगा। देखिए, असल में हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बड़ा मायूस हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से। तो उन्हें लगा कि अलीमा खानम हमें इस मुसीबत से निकालेंगी। उन्हें लगा कि अलीमा खानम आ गई हैं, तो लोगों को भी ये लगा कि अलीमा खानम के साथ चल पड़ते हैं, ये बहन है, ये धोखा नहीं देगी, इमरान खान को रिहाई करवाने में हमारा पूरा साथ देगी। ये लोगों को महसूस हुआ और उसके बाद लोगों ने जो है वो अपना एक ज़हन बना लिया अलीमा खानम के साथ। अब अगर ये खबर आती भी है या कोई ये बात भी करता है, तो लोग अपनी सियासी क़यादत के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। देखिए, असल जिम्मेदारी जो है ना, वो तो है पार्टी क़यादत की, जो बेनिफिशरी है इमरान खान के नाम पे, जिन्होंने वोट लिए, जो इक़्तिदार में आकर बैठे, जो कौमी असम्बली, सेनेट में और सूबाई असम्बलियों में गए, उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें ये काम करना चाहिए। और पब्लिक को वो अंगेज करें और लोगों को यकीन दिलाएं कि वो अब इमरान खान के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और किसी सूरत वो इमरान खान के मुकदमे से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान साहब का इशू क्या है? देखिए, इमरान खान अपना इलाज भी करवाना चाहते हैं। ये जरा गौर से सुनिएगा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये कंफ्यूजन इतना बड़ा क्यों फैल जाता है बार बार।
वो जरा आगे कहते हैं कि इमरान खान सीढ़ियां चढ़ा है तो एक नौजवान की तरफ सीढ़ियां चढ़ गया बड़ा मजबूती के साथ, तो ये सब मानते हैं वो मजबूत आदमी है। इमरान खान एक बहादुर आदमी है, एक मजबूत आदमी है। उसने सारी जिंदगी अपने जिस्म को मुश्किलात के लिए ट्रेंड किया है। जब वो कैप्टन था तो वो तब भी नौजवानों से ज्यादा, जो नए प्लेयर आते थे उनसे ज्यादा एक्सरसाइज करता था। और आज भी जब वो नथिया गली की पहाड़ियों पे चढ़ता है, एक दफा मुझे मौका मिला इमरान खान के साथ चढ़ने का, वहां पे नथिया गली के पहाड़ों पे ये लोग हाइकिंग कर रहे थे और हमें कवरेज करने के लिए गए थे। रमजान था, रोजा रखा हुआ था इमरान खान ने, और ये सबको लेके चढ़ गए जी अभी इंटरव्यू करते हैं, अभी पीछे चले गए। तो मैंने ऊपर जाके देखा कि 2-4 बंदे ही पहुंचे, सिक्योरिटी गार्डों की भी हालत बुरी हो गई थी और खान साहब ने अपने पैरों के साथ वेट बांधे हुए थे। बाद में जब नीचे आए तो पता चला कि जनाब ये आदमी तो पैरों के साथ वेट बांध के पहाड़ चढ़ गया और बाकी लोगों से वैसे नहीं चढ़ा जा रहा। तो इमरान खान ने अपने आप को बहुत अजीब तरीके से ट्रेन किया है। तो वो कहते हैं ना कि जबरदस्त एथलीट अगर हमारे कोई रीजन के अंदर है कुछ चांद, उनमें से एक इमरान खान है। बहुत शानदार एथलीट है जिसने पूरी जिंदगी फिटनेस के साथ गुजारी है। तो आप क्या समझते थे कि इमरान खान जो है वो बैठ बैठ के सीढ़ियां चढ़ेगा? भाई वो भाग भाग के चढ़ेगा सीढ़ियां। मामला ये नहीं है, फिजिकली इमरान खान को आप तोड़ने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसको नुकसान हुआ भी है, वो डैमेज भी हुआ, उसको गोलियां भी लगी इससे पहले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को कैदे तन्हाई में जब आप रखते हैं और देर तक कैदे तन्हाई में रखते हैं तो उससे बहुत सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। उससे कैदे तन्हाई में जो आदमी होता है, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आप एक्सप्लेन, मैं आपके सामने क्या करूं, आपको समझ नहीं आएगी। मुझे इस पे पूरा एक वीलॉग करना पड़ेगा कि कैदे तन्हाई इंसान पे किस तरह से इफेक्ट डालती है। आपको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, उसके लिए मुझे कम से कम 15-20 मिनट बात करनी पड़ेगी, पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि ये चीजें आपके साथ कैदे तन्हाई में होती है। फिर उनको जिस तरह की मेडिसिन दी जा रही है, इस बात का भी शक है कि उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा है। वो खुद कहते हैं कि उन्हें मार दिया जाएगा मोहम्मद मुर्सी की तरह। तो इमरान खान अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अपने टेस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कोई भीख नहीं लेना चाहते और वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि वो आसाबी तौर पे और जिस्मानी तौर पे खुद को कमजोर भी नहीं दिखाना चाहते। उनकी रिहाई के लिए कोई मेडिकल ग्राउंड, याद रखिएगा, नहीं होगी। वो तस्लीम नहीं करेंगे इमरान खान साहब मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिहाई। ये बहुत मुश्किल है, वक्त का कोई पता नहीं होता। मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आप इमरान खान साहब से ये तस्लीम करवा लें कि वो तिब्बी बुनियादों के ऊपर अपनी रिहाई करवा लें या कोई जमानत ले लें। वो सिर्फ अदालती इंसाफ की सूरत में बाहर आएंगे या सख्त तरीन अवामी एहतजाज की सूरत में कोई रास्ता निकला तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। लेकिन बातचीत इमरान खान करना चाहते हैं और बातचीत के जरिए से रास्ता निकालना इमरान खान साहब की पहले दिन से ख्वाहिश है कि बातचीत की जाए, मगर इसके लिए वो अपनी जाती डील नहीं लेंगे इमरान खान साहब, और ना ही ऐसा कोई तासुर बनने देंगे। ये बात आप सबको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। फजल रहमान साहब ने एक बार फिर थोड़ा सा आड़े हाथों लिया हुकूमत को, और जिस इशू पे कोई भी बात नहीं कर रहा, वो एक टैबू है, उस पर जो बात करेगा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को फायदा मिला है। तो आसिम मुनीर तो पाकिस्तान में इस वक्त एक खुदाई दावाई हुआ है, अजीबो-गरीब सूरत हाल है। लेकिन फजल रहमान साहब ने फिर हौसला किया और उन्होंने इसके बारे में बात की। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। फजल रहमान ने कहा कि आप आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल भी होंगे, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो इख्तियारात पार्लियामेंट के होने चाहिए वो एक शख्स को दे दिए गए हैं। और कहा गया कि अगर इसमें मजीद कानून साजी की जरूरत होगी तो फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। यानी इसमें पार्लियामेंट को भी निकाल दिया गया, क्योंकि हुकूमत को बूट के नीचे दबाना उनके लिए ज्यादा आसान है। यानी ये कानून साजी कर दी गई, इसमें यह कह दिया गया इसमें अगर मजीद जरूरत पड़ी तो वफाकी हुकूमत कर लेगी। वफाकी हुकूमत का मतलब है काबीना। पार्लियामेंट को बिल्कुल बाहर कर दिया। बहुत सारे इख्तियारात जो पार्लियामेंट के पास थे या हुकूमत के पास होते थे, वो सारे इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर CDF दे दिए गए। फिर उन्होंने कहा अगर सियासी कारकुन फौज की हुदूद में मुदाखलत नहीं कर सकता तो फौज को भी सियासत में मुदाखलत का हक नहीं है। अभी हाल ही में कानून साजी की गई, लेकिन इस पर किसी ने बहस नहीं की। कानून साजी की जो शक्ल सामने आ रही है वो आइन से मुतसादिम नजर आती है। ये भी फजल रहमान साहब ने कहा। उन्होंने कहा इदारे के अंदर इंतजामी तब्दीलियों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, तहम पार्लियामेंट के इख्तियारात मुक्तदरा के एक फर्द को दे दिए गए हैं। कमांड और कंट्रोल का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास था। हम असूली इख्तलाफ कर रहे हैं, किसी को गाली तो नहीं दे रहे। फजल रहमान साहब ने पेशावर में जो कन्वेंशन में बात की है, बात बहुत ठीक है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस नौइयत के इख्तियारात दे दिए गए कि दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास नहीं है, और कम से कम एक आदमी तो बोला इसके खिलाफ, बाकियों को भी बोलना चाहिए। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।